मैम, मेरी एक फ्रेंड है, वो चाय की बहुत शौकीन है। दिन में कई बार चाय पी लेती है। उसको आयरन की भी कमी है, फिर भी वो फिर भी चाय नहीं छोड़ फिर भी रही चाय है। नहीं छोड़ रही। चाय पीती है। हाँ जी। देखिए, बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। आपको एनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपका शरीर में खून की लेवल कम है, और उस समय आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं। ये सारा जो है आपके खून को और ज़्यादा कम कर देता है, ब्लड को शरीर में से एचबी लेवल को और कम कर देता है। क्या है इसमें, जो टैनिन प्रेजेंट होता है टी में और कैफीन प्रेजेंट होता है कॉफ़ी में, ये इंटरप्ट करते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। आपको बताया है मैंने कि किस तरह से आयरन रिच फूड खाना अलग बात होती है और वो शरीर में लगना अलग बात होती है। आप मर्जी चाहे जितना आयरन रिच फूड्स आप खा रहे हो, लेकिन वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो शरीर में लग नहीं रही है, तो क्या मतलब है? वो चीज़ तो आप वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए जिनको भी एनीमिया है, जिनके भी ब्लड में खून है, उनसे मेरी गुजारिश है, आप जितना चाहें जल्दी आप जो है टी कॉफ़ी का इंटेक छोड़ दीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा वो एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो ऐसे में आप क्या करें, एक बात याद रखें, आप इन बिटवीन मील्स मीन्स खाने के दौरान, खाने की 15 मिनट पहले या फिर 30 मिनट समझ लीजिए, मिनिमम 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद आप चाय का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, इंडियन फीमेल्स में इसी कारण एक तो चाय का कंजप्शन ज़्यादा करना, और सेकेंडली आयरन रिच फूड का इंटेक कम करना, इन दोनों के ही चलते बहुत ज़्यादा महिलाओं को जो है आयरन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया जो है बना बना हुआ है। यही एक रीज़न है कि मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं, स्पेशली जो है रूरल चाहे अर्बन, दोनों ही तरफ आप देखिए चाय के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली यदि कॉलेज गोइंग गर्ल्स चाय के बिना कहते हैं दिन की शुरुआत नहीं होती है, बहुत ही बुरी बात है। जब आप खाली पेट चाय लेते हैं तो और ही ज़्यादा बेकार होती है चीज़, डाइजेशन को बहुत अफेक्ट करती है। लेकिन आपको ट्रूली यदि आपको एनीमिया है, आपके शरीर में खून की लेवल कम है, तो आप इसे छोड़ दें, या फिर याद रखें इन बिटवीन मील्स मीन्स खाने के दौरान, कोई भी चीज़ खाने के दौरान जिसमें कि आयरन प्रेजेंट है, जैसे आप चना पोहा खा रहे हैं और साथ में चाय भी ले रहे हैं, अल्टीमेटली जो पोहा में अच्छे अमाउंट में जो आयरन है हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करें, चना पोहा खा रहे हैं तो साथ में एक अच्छा ग्लास भर के रखें, और उसमें आप 2 लेमन अच्छे से स्क्वीज करके रख सकते हैं। मतलब जो मैंने बताया है कि आयरन रिच फूड खाना अलग बात है, और इनको शरीर में लगना अलग बात होती है। जब आप चाय कॉफ़ी खाने के साथ लेते हैं तो आप उन जो आयरन जो उसमें प्रेजेंट होता है उसे ख़त्म कर देते हैं, वो शरीर में नहीं लगता। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो इसका इन्हांस करती है, इस आयरन को सोखने की ताकत रखती हैं, शरीर में अच्छा लगाने के लिए हमें हेल्प करती है। वो है विटामिन सी रिच फूड्स। आप ग्रेपे फ्रूट जूस है या फिर लेमन वाटर है, सिंपली उसमें आप जो भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स होते हैं, लेमन है या फिर ऑरेंजेस होते हैं, मौसम्बी है, आंवला भी है, इन सारी चीज़ों का जो रस है आप साइड में रखकर इन बिटवीन मील मतलब खाने के दौरान आप इंजॉय कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो चीज़ में वो आयरन प्रेजेंट है उसका एब्जॉर्प्शन शरीर में अच्छा होना चालू हो जाएगा। तो याद रखिए, यदि आप एनीमिक हैं तो आप चाय और कॉफ़ी छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें टैनिन और कैफीन होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बाधा पैदा करता है। यदि आप बहुत ही ज़्यादा चाय के शौकीन हैं तो याद रखिए, खाने के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद इन बिटवीन आपको कभी भी चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ आप लेमन वाटर है, ऑरेंज जूस है या फिर आम का रस है, जितने भी जो विटामिन सी से खट्टे जो फल है, स्पेशली आंवला भी इसमें आता है, उनका रस, उनका जूस आप पीते हैं तो वो जो जिस चीज़ में आयरन प्रेजेंट है वो अच्छे से आप शरीर को लगा मतलब उसके थ्रू शरीर में अच्छा वो एब्जॉर्ब हो सकता है। अब नॉनवेज फूड का जो आयरन होता है, स्पेशली उसे हीमे आयरन कहा जाता है, तो ये कम अमाउंट में भी आप लेते हैं तो ये बहुत
जल्दी आपके शरीर में लग जाता है। अब वेजिटेबल्स में जो है जितना भी आयरन हो, लेकिन यदि हम उसको टी कॉफ़ी के साथ लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, और इसमें नॉन ही में आयरन होता है जो कि बहुत जल्दी शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। मतलब 100% ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन जो नॉन वेज एनिमल फूड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये अच्छे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आपको सीवियर यदि एनीमिया है तो आप एग योल का सेवन करें, और जो ऑर्गन मीट्स होते हैं उनमें जो है लीवर है, जो नॉन वेज के शौकीन हैं वो आप इन बिटवीन मील आप जो है खा सकते हैं, एग वगैरह। और याद रखिए जो भी वेजिटेबल्स का इंटेक करते वेजिटेरियंस हैं वो खाने के दौरान बिल्कुल भी टी कॉफ़ी ना लें, इंस्टेड ऑफ लेमन वाटर ले सकते हैं या फिर कोई भी सिट्रस फैमिली का जूस आप ले सकते हैं। आई होप सो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब। फिर से रिपोर्ट में आयरन की कमी है, अब क्या करें? पालक पनीर बता दें खाने के लिए? देयर इज़ नो डाउट, पालक पनीर सभी का पसंदीदा है और काफ़ी टेस्टी भी होता है। और हाँ, ये कुछ हद तक हेल्दी भी हो सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिनको एनीमिया नहीं है, आयरन की कमी नहीं होती है। इंडिया में मोस्टली बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अत्यधिक थकान होती है, भूख नहीं लगती है, बालों का झड़ना जो है बढ़ जाता है, और कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आयरन की कमी यानी कि एनीमिया से लिंक करती है। और ऐसे में यदि हम पालक पनीर खाते हैं, ऑब्वियसली पालक को जो है आयरन के सोर्स के रूप में देखा जाता है, और इसमें आयरन होता भी है। 2.19 mg तक आपको 100 ग्राम के पालक में मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों होती है? उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है जिनको एनीमिया है, जिनको आयरन की लेवल कम कम होती है, हीमोग्लोबिन जिनका कम है। कैसे? स्पिनच जो है, पालक जो है, ये डेफिनेटली आयरन का सोर्स के रूप में बोलेंगे, बट नॉट पुअर सोर्स बोलेंगे। वो पुअर क्यों है वो हम लास्ट में बात करते हैं। तो पालक में जो है, स्पिनच में आपको आयरन मिलता है। वही बात जो पनीर की आती है, पनीर में आपको कैल्शियम मिलता है। जो भी डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, इवन चीज़ है, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम अच्छा होता है। ऐसा नहीं है इन्हीं चीज़ों में कैल्शियम होता है, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनमें कि इनसे भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मिल्क का जो कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, उतना बाकी चीज़ों का उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। भले ही आप एनीमिक हो, आपका डाइट जो है आयरन रिच है, काफ़ी चीज़ें आप आयरन रिच फूड लेते हैं, लेकिन देखिए डाइट में आयरन का होना और शरीर में आयरन का लगना ये भी मैटर करता है। सो पालक पनीर में ऐसा ही है, आप भले ही पालक का इंटेक करते हैं एज आयरन सोर्स के रूप में, और साथ में पनीर अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है इसलिए आप इसका इंटेक करते हैं। लेकिन जो डेयरी फूड्स में जो कैल्शियम होता है, पालक का आयरन, और जो पनीर का है डेयरी फूड का, किसी भी प्रकार के डेयरी फूड का कैल्शियम जब साथ में मिलते हैं तो ये कैल्शियम क्या करता है, आपकी आयरन को जो है शरीर में नहीं लगने देता। इसको इन दोनों में समझ लीजिए एक लड़ाई की तरह काम होता है, और जो कैल्शियम है इसे भगा देता है। अल्टीमेटली मीन्स जो आयरन है उसे नहीं एब्जॉर्ब होने देता है, शरीर में प्रवेश नहीं लेने देता है। अल्टीमेटली क्या हो सकता है, आपको आयरन की जो कमी है ये और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए ये नॉन हेल्दी कॉम्बिनेशन है किन लोगों के लिए, जिनको ट्रूली एनीमिया है, जिनके लिए आयरन की कमी जिनके शरीर में कम है। और मोस्टली अनफॉर्चुनेटली इंडियन वुमेंस में मैक्सिमम आप देखिए बहुत ज़्यादा महिलाएं जो है एनीमिक है, उनको पता ही नहीं, लेकिन मोस्टली बहुत ज़्यादा महिलाओं को एनीमिया होता है। वो क्यों होता है उसका रीज़न भी है कि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफ़ी ब्लीडिंग होती है, और हम खाने में बहुत ज़्यादा जो है, हम इंडियंस होने की वजह से टी का कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं, और जो है फूड्स हम जब तक हमें प्रॉब्लम होती नहीं है तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं देखते हैं, उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए आयरन की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स है इन्हें ज़्यादा होता है क्योंकि वो खाने में जंक ज़्यादा लेते हैं, या फिर कुछ नहीं तो बाहर सैंडविच है, नूडल्स है, इस तरह का खाना जिनमें जो स्पेशली आयरन नहीं होता, इस वजह से और ये जो है एनीमिया बढ़ सकता है। इसलिए पालक पनीर का कॉम्बिनेशन गलत उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एनीमिया है,
याद रखिए, यदि आपको एनीमिया है, आयरन है, और मोस्टली फीमेल्स को इसकी प्रॉब्लम होती है, जब तक कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं तब तक कि आप पालक पनीर का कॉम्बिनेशन आप थोड़ा कम रखिए, या फिर जो है ईयरली 1 टाइम या 2 टाइम्स ही रखिए। यदि आपको इस तरह की फीलिंग्स चाहिए पालक पनीर की, तो आप डेफिनेटली जो है पालक के साथ आप जो है आलू डाल सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ मिक्स करके जो है आप पालक की ग्रेवी में वो चीज़ें डाल करके आप खा सकते हैं। अब जो पालक है, इसमें जो मैंने कहा कि ये पुअर सोर्स ऑफ आयरन है, क्यों है? देखिए, पालक को वैसे भी जो है स्टोन, किडनी स्टोन जो बनता है उसके लिए उसके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ऑक्जेलिक एसिड, और जब ऑक्जेलिक एसिड या फिर फाइटिक एसिड होते हैं, इस तरह के नॉन न्यूट्रिशनल जो थिंग्स होती हैं, ये शरीर में जो है बाधा बनाती है। अब ऑक्जेलिक एसिड जो है कैल्शियम के साथ, जो आप पालक खाते हैं, पालक में का ऑक्जेलिक एसिड और जो पनीर है वहाँ का जो कैल्शियम है, दोनों का मिलाकर जो है कैल्शियम ऑक्सलेट जो है बनाता है, जिसका स्टोन भी बनता है बाद में किडनी में, जो किडनी स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, वो इसी रिगार्डिंग, मतलब इससे और ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसमें पालक कम और ऑक्जेलिक एसिड की लेवल ज़्यादा होती है। यहाँ मैं लिस्ट दे देती हूँ कि किन किन चीज़ों में जो है ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों को जो है आप कैल्शियम रिच फूड के साथ लेना अवॉइड कीजिए, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सलेट मिलाकर जो है एक सॉल्ट की तरह कंबाइनली जो है सॉल्ट की तरह बनता है, और ये जो है हमें किडनी स्टोन बनाने का काम करते हैं। इसलिए पालक पनीर का कॉम्बिनेशन थोड़ा आप जो है हटा दीजिए, और जितनी भी पालक की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ आप डेयरी फूड्स, जो भी मिल्क है, कर्ड है, चीज़ है, बटर है, घी और पनीर है, इन चीज़ों को लेने से बचें, जिसके चलते आपको किडनी स्टोन नहीं होगा, और जिसके हाँ, अभी बोलो। मैम, मेरी फ्रेंड को हाइपोथायराइड है, फिर भी वो फूल गोभी, पत्ता गोभी आराम से खा रही है। लोग बोलते हैं कि वो नहीं खाना चाहिए, वो खा रही है, फिर भी वो ठीक है। थायराइड ठीक है उसका। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड। अब इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिनको भी हाइपोथायराइड है वो जाकर ये वीडियो को ज़रूर आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार डॉक्टर्स जो है आपको सोयाबीन हो गया, या फिर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, साथ में पीनट्स है, बाजरा है, रेडिशेस है, कुछ दालें हैं इनका, और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच आपकी अलसी, इसे भी खाने के लिए मनाही कर देते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि हम इन चीज़ों को खा लेते हैं लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आगे जो है ध्यान से सुनिए क्या होता है। देखिए, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म स्पेशली, और अंडर एक्टिव थायराइड जिसे कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड को T3 और T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती हैं? बेसिकली सेलेनियम की कमी हो सकती है, क्योंकि ये हार्मोन्स बनाने के लिए जो है T3 और T4 को बनाने के लिए अपने थायराइड ग्लैंड को जो है सेलेनियम चाहिए रहता है, आयोडीन चाहिए रहता है। इनके थ्रू जो है ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाती हैं, और ऐसे में यदि आयोडीन की कमी हो सकती है या फिर सेलेनियम की कमी है शरीर में, तो ये बनाने में T3 और T4 को प्रोड्यूस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है थायराइड ग्लैंड को। और इसका और अलसी के बीज का और क्रूसीफेरस प्लांट्स का क्या, वेजिटेबल्स का क्या रिलेशन है? देखिए, ये सारे जो फूड्स हैं जो आपको स्पेशली आपके डॉक्टर्स मना करते हैं खाने के लिए, ये आपके लिए बाधा बनता है आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में। जितना ज़्यादा अमाउंट में इन चीज़ों का आप सेवन करते हैं, अल्टीमेटली आप आयोडीन को अपने शरीर में जो है आने के लिए जो है बाधा पैदा करते हैं। इन सारे गाइट्रोजेनिक जो फूड्स होते हैं, सोया है, पीनट्स है, बाजरा है, रेडिशेस है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है, लेगुम्स है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं गाइट्रोजेनिक होती हैं। आपने कई बार देखा होगा यहाँ पे जो एब्नॉर्मल तरीके से ग्रोथ होती है नेक के पास में राउंड राउंड, जिसे गॉइटर कहा जाता है। दरअसल वो आयोडीन के कमतरता से ही होने वाला जो है डिसीज़ होता है, तो वो भी उसी से रिलेटेड होता है। उनको भी जो है ये सारी चीज़ें खाना मनाही होती है। अल्टीमेटली आप वो चीज़ का सेवन तो करते हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, यदि आपको आयोडीन की कमी है, शरीर में आयोडीन कम आ रहा है, जो कि हार्डली आपको आयोडीनाइज सॉल्ट के रूप में मिलता है, या फिर सी फूड्स का जब हम इंटेक करते हैं उसके थ्रू ही आपको आयोडीन मिलता है, तो इसकी और ज़्यादा कमतरता हो सकती है, जिसके चलते जो है थायराइड ग्लैंड पे और प्रेशर
पोषक बन सकता है और जिसके चलते T3 और T4 का प्रोडक्शन और कम हो सकता है। तो ये जो है आप जो बात है ये समझ लीजिए, जितना ज़्यादा आप इनका इंटेक करेंगे, खाने के लिए तो कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होगा वो मैटर करता है कि वो चीज़ें आपको खाना है या नहीं खाना है। तो आप याद रखिए, जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, जितना आप ज़्यादा गाइट्रोजेनिक फूड्स का इंटेक करेंगे, यदि आपको पहले से आयोडीन की कमी है और साथ में इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे, उसके चलते आपको आयोडीन की और ज़्यादा कमी हो सकती है और आपका थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और बढ़ सकता है, क्योंकि T3 और T4 का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, आयोडीन की कमी है उसके चलते। तो याद रखिए, इसका सेवन आप नेग्लिजेंट अमाउंट में कीजिए। अब ये जो गाइट्रोजन है, आप कई बार हमें कहा जाता है यदि आपको खाना ही है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को, इसको वेल कुक होनी चाहिए, हार्ड कुक होनी चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छे से आप कुक करेंगे, उसके थ्रू जो है आप गाइट्रोजेनिक लेवल है उस चीज़ में जो प्रेजेंट है उसको आप कम कर पाएंगे। तो याद रखिए, बहुत ही कम अमाउंट में इसे आपको खाना है यदि आपको आयोडीन की कमी है हाइपोथायराइडिज्म में। ओके। और सेकेंडली, आपका बहुत ही ज़्यादा सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है तो आपने टोटली बंद कर देना है। और ये मॉडरेटली है या फिर थोड़ा हल्का फुल्का आपको थायराइड है तो आप खा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट आप जो है आयोडीन की लेवल, रेडियो एक्टिव आयोडीन कितना है वो आप चेक कर लीजिए। और उसके बाद में यदि आपको फिर भी खाने का बहुत ज़्यादा मोह है तो आप उसे जो है वेल कुक फॉर्म में ही खाएंगे, बहुत अच्छी तरह से उसको कुक करके ही आप इसका सेवन। क्या लंच करके आई हो? रोटी सब्जी दाल। अच्छा, दाल खाती हो? जी। कौन सी दाल खाई थी? मूंग की दाल। अच्छा, बोलो। मैम, केसरी दाल क्यों नहीं खाना चाहिए? गुड क्वेश्चन, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे सभी तरह की दालों के थ्रू हमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीनें मिलते हैं जो मसल्स बिल्डिंग के लिए या फिर इम्यूनिटी के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन का इंटेक हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो जो भी दालें होती हैं वो सभी अच्छी होती हैं, बुरी कोई भी दाल नहीं है, लेकिन सिवाय एक केसरी दाल के। और 1961 में जो है गवर्नमेंट को भी मानना पड़ा था कि केसरी दाल को जो है लोगों के खाने में से हटाना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो उन बीच उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था केसरी दाल के ऊपर में। तो बेसिकली क्या है, केसरी दाल जो है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना, उनमें नेचुरली टॉक्सिन्स प्रेजेंट होता है। धतूरे का फ्रूट है या फिर जो है फ्लावर, आपको पता ही होगा कि नेचुरली उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, जहर होता है। उसी तरह जो है केसरी दाल यदि हम मैक्सिमम अमाउंट में कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा लाखोरी की दाल भी इसे कहा जाता है, तो इनमें जो एक सब्सटेंस है, कंपोनेंट है, वो हालांकि कम मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन ये टॉक्सिन्स ही इसे कहलाएंगे हम। तो कम मात्रा में हो लेकिन टॉक्सिन्स तो होता है इसमें। तो ये जो है लैथेरिज्म नामक जो विकलांगता लाने वाला जो एक विकार होता है, एक रोग होता है, वो बनाने का काम करता है। तो स्पेशली हमें इसे बहुत ही कम अमाउंट में खाना चाहिए और जितना हो सके केसरी दालों का सेवन जो है हमें कम से कम करना चाहिए। लेकिन हालांकि